प्रिय स्नेही सज्जनों, आपका सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास बताने का प्रयास करूंगा। आज आप जानकारी हासिल करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इतिहास शब्द, साहित्य और इतिहास दो शब्द हैं। इतिहास शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक शब्द है इति और दूसरा है हास। इतिहास, इत का अर्थ होता है समाप्त और हास का अर्थ है घटनाक्रम। जो घटनाएं पहले पूर्व में समाप्त हो चुकी हैं, जिनको हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने एकत्र करके साहित्य के रूप में संकलित किया है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसी को इतिहास कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्य साहित्य का विकास हुआ और गद्य साहित्य का विकास इसके बाद हुआ। तो हम पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। इसे पद्य को हम काव्य भी कहते हैं। काव्य वह रचना होती है जो छंद के बंधन से बंधी हुई, हृदय पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है और स्मरण के योग्य होती है। तो अब काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक है आपका श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसे श्रव्य काव्य की संज्ञा दी गई है। दृश्य काव्य जिसे हम देख करके अपनी आंखों से और रसानुभूति करते हैं, उसे दृश्य काव्य कहा गया है। तो श्रव्य काव्य नीचे अंकित है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। पहला है कविता या काव्य, दूसरा है कहानी, उपन्यास इत्यादि हमारे श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसी श्रृंखला में दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी अथवा रंगमंचीय कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका हम आंखों से, जिन्हें देख करके हम रस की अनुभूति करते हैं। इसी श्रृंखला में आगे आप देखिए, श्रव्य काव्य पुनः आगे बढ़ गया, जिसके दो भाग हो गए। एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य के फिर आगे भेद बढ़े, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है आख्यानक गीति। तो महाकाव्य वह रचना होती है जो किसी महापुरुष के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की क्रमिक घटनाओं का वर्णन जिनके अंतर्गत किया जाता है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। जैसे हमारा रामचरितमानस, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र के जन्म से लेकर के और उनके अंत तक का वर्णन किया गया है, गोस्वामी जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इसे लिखा है, जिसे श्रोता पढ़ते और सुनते हुए मन नहीं उठता है उसका। एक बार नहीं, अनेकों बार एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बार बार पढ़ने का मन किया करता है। तो अगला है इसी का भेद खंड काव्य। खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है और उसे हम खंड काव्य कहते हैं। जैसे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से संबंधित एक घटना का वर्णन इसमें किया गया है, जहां पर अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय भी हो गई थी। तो उसे हल्दी घाटी का शीर्षक दिया गया, वो हमारा खंड काव्य जाना जाता है। इसी प्रकार से बहुत से खंड काव्य होंगे। आख्यानक गीति, जिसमें झांसी की रानी की वीरता का गुणगान किया गया है। आपने पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी क्रम में आप आगे देखेंगे, मुक्तक काव्य भी आगे चलकर के दो भागों में व्यक्त हुआ। एक आपका है पाठ्य पुस्तक और दूसरा है गेय मुक्तक या गेय पद। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जैसे विद्वानों के द्वारा जो नीति परक दोहे संकलित किए गए हैं, जैसे सूरदास जी ने भी लिखा है, नीति संबंधी जानकारी दी है, बिहारी जी ने भी लिखा है और हमारे रहीम दास ने
और कबीर साहब ने तो बहुत कुछ लिख डाला। तो ये नीति जो हमें समाज के प्रति हमें किस तरीके का आचरण करना है, किस नीति का पालन करना है, उसे हम नीति परक जो है उन्हें कहा जाता है। और गेय पद के अंतर्गत आप पढ़ा होगा, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है मीरा जी के पद, विशेष रूप से जिन्हें हम इसी तरीके से भी पढ़ते हैं और साथ में उन्हें हम संगीत की धुनियों पर भी इन्हें कह सकते हैं, और जिन्हें संगीत की धुनियों पर तराशा जाता है उन्हें भी हम गेय पद या गेय मुक्तक कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।